हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आई वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। ओके, तो कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? आई होप सबकी पढ़ाई बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। सारे नोट्स, सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपरली रिवाइज कर रहे होंगे आप सब। सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ओके, मस्ती भी बीच बीच में करती रहनी चाहिए और आई होप वो भी धीरे धीरे चल रही होगी। यस, तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, उसमें बच्चों हमने उनको दो पार्ट्स में बांट रखा है। एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जिसका इन डेप्थ कवरेज बच्चों हम कर चुके हैं। एक एक चीज, एक एक टॉपिक बच्चों हमने बहुत ही अच्छे से इन डेप्थ कवर किया है ना। और अब द्रोणा जेई की सीरीज में नया क्या लेके आया हूं मैं आप सबके लिए, और वो है बच्चों कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 1। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे इस टॉपिक के अंदर? एक तो सबसे पहले यही पता करेंगे कि कैपेसिटर जो है वो होता क्या है। सबसे पहले तो यही देखेंगे। दूसरा क्या देखेंगे कि कैपेसिटेंस जो होती है वो कैलकुलेट कैसे करेंगे, उसके कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स लिखेंगे और उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते करते डिफरेंट डिफरेंट केसेस में हम कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहली बात तो कैपेसिटर होता क्या है ना। तो कैपेसिटर यहां पे बहुत ध्यान से देखो, कैपेसिटर में क्या क्या लिखा हुआ है बहुत ध्यान से देखना है कि कोई भी अरेंजमेंट हो, एनी अरेंजमेंट, एनी मतलब कोई भी अरेंजमेंट, कोई भी अरेंजमेंट, वो भी दो आइसोलेटेड कंडक्टर्स की। ओके, मतलब मैं किसी भी शेप के दो कंडक्टर्स ले सकता हूं। ओके, तो मैंने यहां पर एक कंडक्टर ये ले लिया और दूसरा कंडक्टर मैंने कुछ भी शेप का ये ले लिया। तो मैंने दो कंडक्टर्स ले लिए किसी भी शेप के, ये अरेंजमेंट हो गई हमारी। ओके, तो एनी अरेंजमेंट ऑफ टू आइसोलेटेड कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ध्यान से देखो, कैरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। तो इसमें मैं एक प्लस क्यू चार्ज दे देता हूं। ओके, प्लस क्यू चार्ज, और उतना ही ऑपोजिट चार्ज मैं यहां पे दे देता हूं, माइनस क्यू। तो इस कंडक्टर पे, सरफेस पे प्लस क्यू चार्ज है और वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका होगा। ये आप सबको पता, हमने कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज में बहुत ही गहराई में ये चीज पढ़ी है ना। तो ये प्लस क्यू जो है ऑब्वियसली ये कंडक्टर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये जो माइनस क्यू है ऑब्वियसली ये इस कंडक्टर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो ऑपोजिट चार्जेस दे दिए, कैन बी कॉल्ड एज कैपेसिटर। बच्चों इस अरेंजमेंट को जिसमें हमने दो कंडक्टर्स लिए हैं आर्बिट्रेरी शेप के, और एक को हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया और उतना ही ऑपोजिट चार्ज हमने दूसरे कंडक्टर को दे दिया, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कैपेसिटर कहते हैं। ओके, डेफिनेशन में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही। अब दो कंडक्टर जो हैं वो स्फेरिकल भी हो सकते हैं, ये जो है ये दो स्फेयर्स भी हो सकते हैं, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, ये प्लेन शीट्स भी हो सकते हैं। मैंने कहा आपको, हम कोई भी आर्बिट्रेरी शेप का कंडक्टर लेंगे, उसकी शेप पे, है ना। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ स्फेयर के लिए निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ प्लेन शीट्स को कैपेसिटर बोलेंगे, ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ सिलेंड्रिकल कंडक्टर्स जो होंगे उन्हीं को कैपेसिटर बोलेंगे। किसी भी शेप का कंडक्टर हो सकता है। ओके, तो हमने यहां पे दो कंडक्टर्स ले लिए। नाउ अब देखो होगा क्या, द कंडक्टर्स आर कॉल्ड प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। इसको मैं पॉजिटिव प्लेट बोलूंगा कैपेसिटर की, इसको क्या बोलूंगा मैं? पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ओके, और इसको क्या बोलूंगा मैं, जल्दी से बताओ, इसको क्या बोलेंगे फिर? नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर पे पॉजिटिव चार्ज और उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरे कंडक्टर पे, और ये दोनों का अरेंजमेंट एक कैपेसिटर हम इसको बोलते हैं। ओके, इन दोनों के अरेंजमेंट्स को हम कैपेसिटर बोलते हैं, जिसमें
एक कंडक्टर को मैं पॉजिटिव प्लेट बोलूंगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरे कंडक्टर को मैं नेगेटिव प्लेट बोलूंगा, कंडक्टर की नहीं कैपेसिटर की। ओके, तो यहां पे थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया, तो यहां पे लिख देते हैं नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ओके, तो ये कैपेसिटर लिखा जाएगा यहां पर, कंडक्टर नहीं। ये दो अलग अलग कंडक्टर्स हैं, किसी भी शेप के हो सकते हैं, एक को पॉजिटिव चार्ज एक को नेगेटिव चार्ज। इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है, इनकी जो अरेंजमेंट है, उसको हम कैपेसिटर बोलते हैं। ये पॉजिटिव प्लेट हो गई कैपेसिटर की, और ये नेगेटिव प्लेट हो गया कैपेसिटर का जिसपे नेगेटिव चार्ज है। जिसपे पॉजिटिव चार्ज है वो पॉजिटिव प्लेट। तो आई होप ये आप सबको समझ में आ चुका होगा कि कैपेसिटर होता क्या है। ओके, अब यहां पे देखो मैंने वो भी लिखा है, द कंडक्टर्स आर कॉल्ड द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, द कंडक्टर्स आर कॉल्ड प्लेट ऑफ कैपेसिटर। ये भी चीज हमने समझ ली कि होता क्या है। अब द चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट, ये जो पॉजिटिव प्लेट है, वो कंडक्टर जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इज कॉल्ड चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। ओके, इज कॉल्ड चार्ज ऑन दी कैपेसिटर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि कैपेसिटर का चार्ज क्या है, तो जिस भी कंडक्टर को आपने पॉजिटिव चार्ज दिया होगा, उस पे जो भी वैल्यू होगी चार्ज की, वो हम बोलेंगे कि इट इज द चार्ज ऑन कैपेसिटर। ओके, ये भी चीज बहुत ध्यान रखना। तो व्हेन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर गिवन टू द टू प्लेट्स, ओके, तो आप सभी को पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में घुस जाती है ना। तो अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, यहां पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, सबको पता है ये चीज, है ना। यहां पे सारा पॉजिटिव चार्ज ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और यहां पे सारा का सारा जो नेगेटिव चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कंडक्टर की सरफेस पे चार्ज आते के साथ ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब ये भी सबको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज में जाके घुस जाती हैं। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी इस तरीके से, बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, बहुत सारी। मैं सिर्फ कुछ ही बना के दिखा रहा हूं। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, और उतना ही नेगेटिव चार्ज इनको दूसरे कंडक्टर पे मिल रहा है। तो जितनी लाइंस पॉजिटिव प्लेट से निकलेंगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उतनी ही लाइंस जाके खत्म हो जाएंगी इस नेगेटिव प्लेट पे। ये भी हम कंडक्टर्स जब मैं आपको बता रहा था तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया था कि प्लस क्यू से जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, वो सारी की सारी लाइंस जाके माइनस क्यू चार्ज में घुसेंगी। वो माइनस क्यू चार्ज को ढूंढती हैं ताकि उसमें एंटर हो सके, और अगर माइनस क्यू चार्ज मिल गया, भले ही टुकड़ों में मिला, उन सभी में घुस जाएगा। तो बच्चों, ये हमने चीज प्रीवियस लेक्चर्स ऑफ कंडक्टर्स में बहुत डिटेल के साथ पढ़ी थी। अगर आपको ये चीज और अच्छे सीखनी है तो आप वो वाले लेक्चर्स जाके प्रॉपरली देख सकते हैं। ओके, तो प्लस क्यू से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली, मैंने कितनी निकलती हुई दिखाई हैं, 1 2 3 4 5, और ये पांचों की पांचों लाइंस माइनस क्यू चार्ज में जाके घुसेंगी, और वो माइनस क्यू चार्ज यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो देखो जाके इसमें एंटर हो गई, घुस गई। ओके, तो ये हमारा ऐसा होगा। अब क्योंकि प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और नेगेटिव क्यू में जाके घुस गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में बच्चों पोटेंशियल घटता है ना। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे, पोटेंशियल विल डिक्रीज। ओके, इट मींस, इसका मतलब क्या है कि इस कंडक्टर का कुछ पोटेंशियल होगा। ओके, इस कंडक्टर का कुछ तो पोटेंशियल होगा। ओके, और जब मैं इस कंडक्टर से उस कंडक्टर में छलांग मारूंगा, इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाऊंगा, तो पोटेंशियल जो है मेरा वो घट जाएगा, सीधी सीधी बात। ओके, तो जब हम पॉजिटिव चार्ज से, मतलब ये पॉजिटिव प्लेट जो है, इसका कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। हमें नहीं पता इसका क्या पोटेंशियल है, पर कुछ तो होगा क्योंकि इस पे चार्ज है ना भाई, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका कुछ तो पोटेंशियल होगा। और जब हम पॉजिटिव वाली प्लेट से नेगेटिव वाले प्लेट की तरफ मूव करेंगे इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल विल डिक्रीज।
और इस नेगेटिव प्लेट का जो पोटेंशियल होगा वो इस पॉजिटिव प्लेट के पोटेंशियल से कम होगा। ओके, तो ये भी चीज हम कई बार पढ़ चुके हैं, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कई बार लिखवा चुका हूं ये चीज कि इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएंगे हमें पोटेंशियल घटता हुआ नजर आएगा। ओके बच्चों, तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे पोटेंशियल विल कीप ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं यहां पर। तो इसमें यह लिखा हुआ है कि व्हेन प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर गिवन टू द टू प्लेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, इसने पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पर क्या लिखा है, इसने पोटेंशियल डिफरेंस को यहां पे V लिख दिया है। एक काम करते हैं, इसको हम डेल्टा V लिख देते हैं। ओके, ताकि डिफरेंस को हम डेल्टा में देख सके, है ना, ये डेल्टा मतलब डिफरेंस, तो डिफरेंस इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने डेल्टा V लिख दिया, वो डेवलप हो जाएगा। ओके, अब द कैपेसिटेंस ऑफ द अरेंजमेंट इज डिफाइंड एज दिस, तो कैपेसिटेंस जो होती है वो Q अपॉन डेल्टा V होता है। ओके, जो कैपेसिटेंस होती है वो Q बाय डेल्टा V होता है। सर ये कैपेसिटेंस क्या होती है ना, ये क्वेश्चन जरूर आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि चलो कैपेसिटर तो समझ में आ गया, आपने बोला एक कंडक्टर लो किसी भी शेप का, दूसरा कंडक्टर लो किसी भी शेप का, एक को प्लस क्यू एक को माइनस क्यू और दोनों को आमने सामने रख दो, तो इस अरेंजमेंट को हम कैपेसिटर कहते हैं। सर चलो ये ठीक है, ये समझ में आ गया, है ना, एक पे प्लस क्यू चार्ज दे देंगे, एक पे माइनस क्यू चार्ज दे देंगे, प्लस क्यू वाले को हम पॉजिटिव प्लेट बोलेंगे कैपेसिटर का, माइनस क्यू वाले कंडक्टर को हम नेगेटिव प्लेट बोलेंगे कैपेसिटर का। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाली प्लेट से निकलेंगी और नेगेटिव वाली प्लेट पे जाके खत्म हो जाएंगी। ये सब समझ में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आ जाएगा, ये भी समझ में आ रहा है। एक कैपेसिटेंस क्या है सर, ये तो समझा दो जरा, सब्र करो, थोड़ा सा वेट करो, सब समझ में आएगा। ठीक है, इसकी ये भी बताऊंगा कैपेसिटेंस होता क्या है। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन, इस जो हमारा पैराग्राफ है इसके हिसाब से हम समझ रहे हैं कि अगर मेरे को कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालनी होगी तो हम कैसे निकालेंगे, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, सिंपल सिंपल सी चीज है, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कैपेसिटेंस होता है। ओके, तो अब इसी डायग्राम को मैं नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं और हम समझते हैं कि ये चीज आई क्या, ये है क्या। ओके, तो अब समझते हैं वो चीज। तो जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया कि मैंने एक कंडक्टर ले लिया आर्बिट्ररी शेप का, मैंने दूसरा कंडक्टर ले लिया किसी भी शेप का। ओके, और हम इसको कितना चार्ज दे रहे हैं, हम इसको प्लस क्यू चार्ज दे रहे हैं ऐसे, तो हमने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज बना दिया और वो जाके सरफेस पे फैल गया, बट गया, है ना। तो इस चार्ज को हम क्या बोलते हैं, प्लस क्यू चार्ज दिया हमने। यहां पर हमने उतना ही नेगेटिव चार्ज दिया, इसको हमने क्या बोला कि हमने इसको यहां पे माइनस क्यू चार्ज दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस पॉजिटिव चार्ज से निकली तो वो उतने ही नेगेटिव चार्ज में जाके घुस जाएगी ऐसे, यहां से निकली तो वो इसमें जाके घुस जाएगी ऐसे, यहां से निकली तो वो इसमें जाके घुस जाएगी ऐसे, यहां से निकली तो वो इसमें जाके घुस जाएगी ऐसे। वो किसी भी नेगेटिव चार्ज में घुस सकती है, मैं तो ऐसे ही रैंडम बना रहा हूं कि यहां से निकली, अब मैं इसको किसी भी नेगेटिव चार्ज में घुसा दूंगा ऐसे। ठीक है ना, तो मैंने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई। ओके, तो अब आप मेरे को ये बताइए, जितना भी आपने अभी तक फिजिक्स में सीखा है उसके हिसाब से मेरे को पहले ये बताओ कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, यस और नो, फटाफट कमेंट में बताओ। जितना ज्यादा चार्ज दूंगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी वो चार्ज से निकलेगी, है ना भाई, उतनी ज्यादा वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकलेगी। तो हायर द अमाउंट ऑफ चार्ज मोर विल बी द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज्यादा चार्ज मैं कंडक्टर पे दूंगा, कंडक्टर उतनी ज्यादा वैल्यू की इलेक्ट्रिक फील्ड अपने में से निकालेगा, है ना, चार्ज में से उतनी ज्यादा वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेंगी, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है और ये हम कई बार कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में भी सेकंड चैप्टर में भी, है ना। तो ये चीज हो गई। तो यहां पे मैं क्या कह सकता हूं, यहां पे मैं क्या कह सकता हूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के। तो जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है
जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, अगर चार्ज की वैल्यू ज्यादा कर दोगे तो उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया है ऑब्वियसली उसकी वैल्यू भी बहुत ज्यादा होगी, है ना। पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी वैल्यू होती है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, वो क्यू पे डिपेंड कर रही है। जितना ज्यादा चार्ज उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। ये भी चीज अपने को समझ में आ गई। अब इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, लेट अस से कि इसका जो पोटेंशियल है पूरे सरफेस का, मैं एक ही पॉइंट पे बना रहा हूं लेकिन मैं पूरे सरफेस की बात कर रहा हूं, ओके। मैं बना रहा हूं एक ही पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन जो पोटेंशियल इस पॉइंट पे होगा, सरफेस के इस पॉइंट पे होगा, कंडक्टर की सरफेस इक्वी पोटेंशियल होती है, ये हम सबको पता है। तो अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल V ले लेता हूं तो इस पूरी सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल V होगा, है ना। कंडक्टर की प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, है ना, जो हमने पढ़ी थी कि सरफेस ऑफ कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल। ये हमने चीज बहुत अच्छे से पढ़ी थी और इसकी मैंने डेरिवेशन भी आपको करवाई थी। तो दिस इज कंडक्टर एंड दिस इज ऑल्सो कंडक्टर, एंड लेट अस से कि इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो V प्लस है, एंड लेट अस से इस कंडक्टर का जो पोटेंशियल है वो V माइनस है, ओके। खूनी रंग से लिख रहा हूं, लाल रंग से साफ साफ दिख रहा होगा, ओके। तो नाउ पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज V प्लस माइनस V माइनस, ये आप सभी को पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है हाई माइनस लो, इट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। आपने जो चीज पढ़ रखी है वो ये पढ़ रखी है कि डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। डेल्टा V क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल। ये क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, V फाइनल माइनस V इनिशियल विच इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो माइनस को जब इधर लेके आओगे तो V इनिशियल माइनस V फाइनल आ जाएगा विच इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। प्योर मैथमेटिक्स, कुछ समझने की जरूरत ही नहीं इसमें। सर इतना खून खून हो रखा है, इसको अलग से रंग में लिख दो, है ना। तो अलग से रंग में लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या बोला था, ये डेल्टा V जो होता है ये V फाइनल माइनस V इनिशियल होता है एंड इट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इनिशियली कहां से चलना शुरू करें, हम इनिशियली यहां से चलना शुरू करें, पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर से हमने चलना शुरू किया, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल V प्लस है, जो हमारा जो V इनिशियल है उसको मैं V प्लस बोलूंगा, और हमने छलांग मारी इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। वी हैव मूव्ड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। हम चले पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर से नेगेटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर की तरफ इन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो फाइनली हम नेगेटिव प्लेट में आ गए जिसका पोटेंशियल V माइनस हमने माना है, इसको माइनस कर देते हैं विच इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये माइनस इधर आ जाएगा, तो V प्लस माइनस V माइनस इक्वल टू वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो इसका मतलब जो डेल्टा V है हमारा, मतलब एक तरीके से हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, है ना। अब मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन ये कैसे निकालोगे। सर वर्क डन आपने पूछा, वर्क डन का हमें एक ही फॉर्मूला पता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, है ना। सिंपल सा फॉर्मूला है ये। फोर्स को हम डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, बस दोनों सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों फोर्स ही तो है 1 कूलम चार्ज पर। इसका मतलब जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी 1 कूलम पर, उतना ही ज्यादा वर्क डन होगा। तो आई कैन से दैट दिस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना।
वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, भैया हमें वर्क डन निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, मतलब जितना ज्यादा फोर्स होगा 1 कूलम पर, उतना ज्यादा उसका वर्क डन होगा। जितना ज्यादा वर्क डन होगा उसका, उतना ज्यादा V प्लस माइनस V माइनस आएगा, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ओके, तो कह सकते हैं हम इसको कि V प्लस माइनस V माइनस इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। बट इलेक्ट्रिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? Q के, तो इट इज प्रोपोर्शनल टू Q। सीधा सीधा बात है ना। हम नहीं घुस रहे इंटीग्रेशन में, हम सिर्फ प्रोपोर्शनैलिटी देख रहे हैं। ओके, तो जितना ज्यादा चार्ज आप कंडक्टर्स पे दोगे, प्लस क्यू पर जितना ज्यादा चार्ज दोगे, उतना ही माइनस क्यू आपको दूसरे कंडक्टर पे देना पड़ेगा। तो एक कंडक्टर को आपने जितना प्लस क्यू दिया, उतना ही चार्ज आपने माइनस वो दूसरे कंडक्टर पे दिया माइनस क्यू। तो जितना ज्यादा चार्ज दोगे, उतनी भयंकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट। जितनी भयंकर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, उतना ज्यादा पोटेंशियल घटेगा जब आप पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाओगे, क्योंकि उतना भयंकर काम हो रहा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा भयंकर काम करता है, उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस भी आएगा, है ना। तो यहां पे हमें साफ साफ चीज क्या पता लग गई कि V प्लस माइनस V माइनस इज प्रोपोर्शनल टू जितना चार्ज हमने दे दिया। तो जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आएगा, विच इज Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस। ओके, ये कांस्टेंट को हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। ये कांस्टेंट जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं भाई? कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। और ये बताता क्या है सर? आपने तो वापस से वही लिख दिया जो पिछले वाले पेज में था, समझाया तो अभी भी नहीं। आपने बस ये बता दिया फॉर्मूला कहां से आया। अरे तो रुको भाई, थोड़ा सा धीरे धीरे समझोगे तभी तो सब चीजें समझ पाओगे, है ना। तो सबसे पहली बात तो हमने जो पिछले फॉर्मूले में पढ़ा था, पिछले पेज पे ये फॉर्मूला पढ़ा था, है ना, इसमें जो डेल्टा वी है पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन ये पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है कोई भी, ये हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल है। यहां पे जो बच्चों ये V लिखा हुआ है ना, ये V है क्या? ये है क्या? ये V है हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल माइनस नेगेटिव प्लेट का पोटेंशियल, इसको हम V बोलते हैं यहां पर। तो आप एनसीईआरटी के अंदर बहुत बार Q बाय V पढ़ोगे, है ना। और हमने सेकेंड चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे, हम V को पढ़ते हैं पोटेंशियल, यहां पे ये बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ओके, ये जो चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इसका जो फर्स्ट पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, उसमें हम पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V लिखते हैं। जबकि सेकेंड पार्ट जो है कैपेसिटेंस वाला, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस को V लिख दिया गया है। ओके, तो बच्चे होते हैं इसमें कंफ्यूज, वो ये नहीं पढ़ते कि पोटेंशियल डिफरेंस को अब V बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब वो ये नहीं पढ़ेंगे कि हम जो V है उसके आगे पोटेंशियल डिफरेंस लिखा हुआ है। वो ये बोलेंगे सर हमारे टीचर ने, एनसीईआरटी ने हमें तो बोला है कि ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, और आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में जब से V को पोटेंशियल बोल रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बोल रहे, है ना। तो भैया यहां लिख दिया पोटेंशियल डिफरेंस को अब हम V बोलेंगे। ओके, तो ध्यान से सुनो, दोबारा से मैं एक चीज बता रहा हूं, पोटेंशियल उसको V से डिनोट करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस उसको डेल्टा V से डिनोट करते हैं, या फिर dV से डिनोट करते हैं, विच इज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ओके, पर कैपेसिटर में बहुत जगह पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं कि वो पोटेंशियल है, इसका मतलब वो पोटेंशियल डिफरेंस ही है, क्योंकि बता दिया ना भैया कि अब से हम V को क्या बोलने वाले हैं कैपेसिटर में, पोटेंशियल डिफरेंस। पर आप सब सीधा सीधा बात है, पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V ही लिखो, और डेल्टा V भी बताओ कौन सा बच्चा, वो वाला हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल को हम डेल्टा V बोल रहे हैं यहां पर।
ओके, तो ये चीज है, इसमें कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो कैपेसिटेंस है Q अपॉन V, V एनसीईआरटी में V लिखा हुआ है। ओके, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? V। और एनसीईआरटी में बोल दिया कि कैपेसिटर में जो नीचे हम V लिखते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, पर मेरे को कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैं डेल्टा V लिखता हूं। पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा V लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। और डेल्टा V भी कौन सा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो मैं ऐसे फॉर्मूला याद करता हूं ताकि मेरे को कोई कंफ्यूजन ही ना हो, ठीक है ना। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया कैपेसिटेंस निकालने के लिए। अब कैपेसिटेंस होता क्या है? अब कैपेसिटेंस होता क्या है? ओके, तो अब कैपेसिटेंस समझते हैं कि वो होता क्या है। तो उसके लिए वापस से ना इसी पेज पे आते हैं। तो जैसे आप सबको पता है यहां पर कि कैपेसिटेंस हम एक कैपेसिटर का ही निकाल पाएंगे, पहली बात तो। ओके, तो कैपेसिटेंस है क्या? हम इस पे चार्ज क्यू दे रहे हैं। तो मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं इसको जिंदगी भर चार्ज बढ़ाता जा सकता हूं? अभी मैंने क्यू चार्ज दे दिया, अब मैं इसको 2Q दे दूंगा, अब फिर मैं इसको बाद में 3Q दे दूंगा, बाद में इसको मैं 4Q दे दूंगा, बाद में इसको 5Q दे दूंगा। इस पर चार्ज बढ़ाता जा रहा हूं। एक समय ऐसा आएगा जब यह कंडक्टर बोलेगा कि मैं और चार्ज नहीं ले पाऊंगा भैया, है ना। एक समय ऐसा आएगा जब कंडक्टर्स क्या बोलेंगे? और चार्ज दो, चार्ज दो, चार्ज दो, चार्ज दो। जितना तुम चार्ज देते रहोगे वो खुश होते रहेंगे। लेकिन एक समय आएगा जब पेट भर जाएगा उनका और वो बोलेंगे हम इससे ज्यादा चार्ज नहीं ले सकते, ये हमारी मैक्सिमम लिमिट हो गई। ओके, तो कैपेसिटेंस क्या होता है? एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ द कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। कितना चार्ज कैपेसिटर स्टोर कर सकता है? जितनी ज्यादा कैपेसिटेंस उतना ज्यादा वो चार्ज जो है स्टोर कर पाएगा। ओके, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको हम लिखते हैं और दोबारा से समझते हैं इसको अच्छे से, ठीक है, कि कैपेसिटेंस होता क्या है भैया। कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटेंस समझो क्या होता है भाई। वो इट इज दी कैपेसिटी of capacitor to store charge for a given value of potential difference, for a given value of potential difference। okay, for a given value of potential difference कितना चार्ज एक कैपेसिटर स्टोर कर सकता है उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस होगी, उतनी ज्यादा उसकी कैपेसिटी होगी चार्ज को स्टोर करने की, और उसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस भी उसका काफी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन। तो लेट अस से ये एक कंडक्टर हो गया, ये दूसरा कंडक्टर हो गया, ठीक है, कुछ भी बना रहे हैं हम। तो यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू ले लिया। ओके, अब इसका जो V पोटेंशियल जो है वो V प्लस है, इसका पोटेंशियल V माइनस है। ओके, और मैं कह रहा हूं फॉर V प्लस माइनस V माइनस, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। तो लेट अस से अगर पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट्स है तो इसका जो Q है वो 8 कूलम है, वो 8 कूलम है। ओके, ये एग्जाम्पल 1 हो गया। अब दूसरे में मैं कहता हूं कि लेट अस से ये एक सर्कल है, एक कैपेसिटर है जिसपे प्लस क्यू चार्ज है Q1 और इसका पोटेंशियल V प्लस डैश है, और ये दूसरा कंडक्टर है जिसपे माइनस क्यू चार्ज है और इसका पोटेंशियल V माइनस है डैश, यहाँ पे भी माइनस Q1 आएगा। तो अब फॉर V प्लस डैश माइनस V1 डैश, V माइनस डैश, हाँ, तो ये जो चीज है ये इनका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। अब इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर मैं वापस से 3 वोल्ट लिख दूं, 3 वोल्ट लिख दूं, देखो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस मैंने सेम किया है। ऊपर जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टर्स कैरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। ओके, वैसे ही ये भी एक अरेंजमेंट है दो कंडक्टर्स का कैरिंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज।
ओके, तो इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी मैंने 3 वोल्ट रख दिया, और इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है मैंने वो भी 3 वोल्ट रख दिया। ओके, तो अब लेट अस से इसका जो Q डैश आ रहा है, Q1 डैश जो आया इसका, हाँ, इसका जो Q1 आया 3 वोल्ट के लिए वो आ गया 10 कूलम्स। तो अब मेरे को बताओ, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, किस कैपेसिटर ने ज्यादा चार्ज स्टोर कर रखा है? फटाफट कमेंट करके बताओ। कमेंट में क्या लिखोगे, ऊपर वाला या नीचे वाला? ऐसे बताना कि सर ऊपर वाले ने ज्यादा चार्ज स्टोर किया है, नीचे वाले ने ज्यादा चार्ज किया है, तो ऊपर नीचे लिख के बताना, ठीक है ना? तो मेरे को जल्दी से बताओ कमेंट में, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है, विच इज 3 वोल्ट 3 वोल्ट। इसमें से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन ने, ऊपर वाली या नीचे वाली, उसमें ज्यादा चार्ज स्टोर है? फटाफट बताओ। यस, बिल्कुल सही, नीचे वाली कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा चार्ज स्टोर है ना? इसका मतलब यह है कि इसकी कैपेसिटी जो है चार्ज को स्टोर करने की वो बहुत ही ज्यादा है ना? इसकी जो कैपेसिटी है, इसकी जो कैपेसिटी है टू स्टोर चार्ज वो ज्यादा है। तो आई विल से कि इसका कैपेसिटेंस ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन से ज्यादा है। ओके, तो लेट अस से कि इसकी कैपेसिटेंस C1 है एंड लेट अस से इसकी कैपेसिटेंस C2 है, तो मैं बोल सकता हूं C1 इज ग्रेटर देन C2। ओके, क्योंकि फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा चार्ज किस कॉन्फ़िगरेशन में स्टोर हुआ? नीचे वाली में। ओके, तो इसकी कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज वो ज्यादा है, तो इसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, सीधी सीधी बात। तो आई होप आपको कैपेसिटेंस का मतलब समझ में आ गया होगा कि अगर मेरा चार्ज, मैं बहुत ज्यादा चार्ज को स्टोर कर सकता हूं, तो माय कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज इज वेरी वेरी हाई, मेरी कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगी। ओके, तो बच्चों इसी तरीके से याद रखना है सबको, जितनी ज्यादा मेरी कैपेसिटी है चार्ज को अपने पास रखने की, होल्ड करने की, उसको एक शब्द में क्या बोलोगे? सर आपकी कैपेसिटेंस बहुत हाई है, ऐसे बोलोगे, है ना? अगर मैं बोल दूंगा कि भैया इस पेन की कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसका मतलब इस पेन पे मैं बहुत सारा चार्ज फेंक के स्टोर कर सकता हूं, ठीक है ना? ये चीज है। तो कैपेसिटी टू स्टोर चार्ज, इतने सारे शब्दों को एक शब्द से रिप्लेस करने का मतलब क्या है? हम क्या बोलेंगे, इतने सारे शब्दों को अगर एक शब्द से रिप्लेस करना चाहेंगे तो कैपेसिटेंस, सीधी सीधी बात। ओके, तो इसका कैपेसिटेंस ऊपर वाले से ज्यादा है। तो अब कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं? कैपेसिटेंस निकालते कैसे हैं? अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा कि कैपेसिटेंस, अभी तो हमने क्या चीज सीखी बच्चों? अभी हमने ये चीज सीखी कि किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है ना? ये हमें पता लग गया इन वैल्यूज से, इन वैल्यूज से और इस डेफिनेशन से हमें यह तो पता लग गया कि किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, किसकी कैपेसिटेंस कम है। लेकिन कैपेसिटेंस कितनी है, कितनी कैपेसिटेंस है, उस कैपेसिटेंस की कुछ वैल्यू भी तो होगी। वो वैल्यू कैसे निकालोगे? वो वैल्यू निकलेगा इस फॉर्मूले से, वो वैल्यू निकलेगा इस फॉर्मूले से, और इस फॉर्मूले को बच्चों घोट के रट लेना है, ठीक है ना? फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए। ये सर पे चोट लगने पे नाम भूल सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला नहीं, ठीक है? ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीवाईक्यूज में अगर आप देखोगे कैपेसिटेंस पे इतने ज्यादा क्वेश्चन हैं, और सारे कैपेसिटर्स के लिए ये फॉर्मूला तो मस्ट है, क्योंकि ये पहला ही फॉर्मूला है जो हमने कैपेसिटेंस में अभी पढ़ा है, ठीक है ना? तो ये कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे भाई? Q अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस भी कैसा? हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, है ना? हमने ऐसे याद करना है इसको। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है? Q बाय V, नीचे उस V का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस, यही मतलब है उसका, ठीक है? तो हम इसको ऐसे ही याद रख रहे हैं। ओके, इसको ऐसे भी लिख के आओगे ना कहीं पे भी, तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला, ठीक है ना? सबको मतलब पता है कि इसका होता क्या है, ठीक है ना? मतलब क्या होता है सबको पता है इसका मतलब। ओके, तो अब हम
आगे बढ़ते हैं। ओके, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस पे पढ़ते हैं अब आगे। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ कैपेसिटेंस कि अब हम कैपेसिटेंस निकाल ले कैसे। तो सबसे पहले जैसे कि हमने पढ़ा 3 टाइप के कैपेसिटर्स हम पढ़ने वाले हैं। जब हम 2 पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स को सामने रख दे, इसके बारे में हमने पिछली कुछ क्लासेस के अंदर बहुत ही ज्यादा चर्चा करी है ना, बहुत ही ज्यादा डिस्कशन करी है। अगर चाय पीते करता तो आप बोलते चाय पे चर्चा, है ना, पर वो नहीं कर रहा था मैं। तो मैंने कंडक्टर्स पे बहुत ज्यादा डिस्कशन किया है। ओके, पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स पे। उसके बाद हमने कंसेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स पे भी बहुत डिस्कशन किया है, तो उसका भी एक हम कैपेसिटर बना सकते हैं, और एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी हम बना सकते हैं। तो ये 3 टाइप के कैपेसिटर्स जो हैं हमें बहुत ही इलैबोरेटली डिस्कस करने हैं। इन तीनों की कैपेसिटेंस निकालनी है, और बात यह है कि अब इन तीनों की कैपेसिटेंस भी हमें रटनी है, याद करनी है विद डेरिवेशंस। ठीक है ना, फॉर्मूला याद करना है फॉर मेंस, एंड डेरिवेशन याद होनी चाहिए फॉर एडवांस। ओके, सीधी सीधी बात। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टेप्स लिखूंगा। ओके, स्टेप्स पे बहुत गौर करके काम करना है हमें। तो सबसे पहले तो हम पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स बना देते हैं ऐसे। थोड़ी सी दूर पे मैंने एक और कंडक्टर बना दिया ऐसे। ठीक है भाई, ये 2 पैरेलल प्लेट कंडक्टर्स हो गए, इनको आमने सामने रख दिया। और आप सबको पता है ये दोनों की दोनों जो प्लेट्स हैं, ये दोनों की दोनों जो प्लेट्स हैं, ये बहुत ही बड़ी हैं, बहुत ज्यादा बड़ी हैं, है ना। मतलब अपने राइट में देखोगे तो एक दीवार दिखाई देगी, ये भी एक प्लेट ही है। अपने लेफ्ट में देखोगे तो एक दीवार दिखाई देगी, ये भी प्लेट है। अब इन दोनों दीवारों को एक्सटेंड करो, ऊपर की तरफ खींचो, ताकि इनका साइज बढ़ता चले जाए। बुर्ज खलीफा जितना लंबा कर दो इन दीवारों को, है ना भाई। तो दीवारों को ऊपर देखोगे ऐसे तो दिखेगा भाई ये तो खत्म ही नहीं हो रही। इतनी लंबी दीवारों कर दो, इतनी लंबी दीवार कर दो, इतनी लंबी दीवार कि जब तुम इसके पास जाके ऊपर देखो तो गर्दन बिल्कुल ऊपर तक ऐसे मुड़ जाए। ठीक है ना, इतना लंबा, इतनी लंबी ये दीवार होनी चाहिए। ठीक है ना, कि हमें इनफाइनाइट लगे। हमें कैसी लगनी चाहिए दीवार कि ऊपर तक फैल गई इंफिनिटी तक। ओके, वैसे ही ये वाली दीवार भी ऊपर तक इतना खींच दो कि हमें लगे कि भैया ऊपर तक इंफिनिटी तक जा रही है ये। ठीक है ना, तो इतना लंबा खींच देना है। तो ये इनको हम कहते हैं लार्ज प्लेट्स। आपने अगर मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देखे होंगे तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स लिखा हुआ है। लार्ज, लार्ज होना बहुत जरूरी है। लार्ज का मतलब हम इन दोनों प्लेट्स को इनफाइनाइट प्लेट्स मान लेंगे, ताकि हम उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज कर सके, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो ये चीज अपनी हो गई बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हमने बोला कि हम इसको लेट अस से Q1 चार्ज दे देते हैं, है ना भाई। Q1 चार्ज दे, चलो पहले थोड़ा सा इजी समझ लेते हैं, है ना भाई। पहले समझ लेते हैं इजी वे में, उसके बाद देखते हैं। तो जैसे कि हमने इसको लेट अस से प्लस Q चार्ज दिया, और लेट अस से इसको हमने माइनस Q चार्ज दिया। ऐसी तो करना था हमें। एक कंडक्टर को जितना पॉजिटिव चार्ज दोगे, दूसरे कंडक्टर को उतना ही नेगेटिव चार्ज देना है ना भाई। तो हमने एक को प्लस Q चार्ज दे दिया और एक को माइनस Q चार्ज दे दिया। सिंपल सिंपल सी बात। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब हम चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। हम क्या करेंगे भाई? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस, सबसे पहले भाई डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस। ओके, तो हमने पैरेलल प्लेट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। तो सबसे पहले तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे चार्जेस को। तो ये पैरेलल प्लेट्स हो गई। सबके सब फटाफट कमेंट पे लिख के बताओ कि आउटर मोस्ट सरफेसेस पे कितना चार्ज आता है। बताओ जल्दी से बताओ भाई। इतने हम पेन का कलर चेंज करें, जल्दी से बताओ भाई कि अगर इस पे प्लस Q चार्ज दे दिए, इस पे माइनस Q चार्ज दे दिए, ओके, और अब हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है चार्ज, तो आउटर मोस्ट सरफेसेस जो होती हैं, ये जो मैं सफेद रंग से लिख रहा हूं यहां पर ऐसे, ये आउटर मोस्ट सरफेसेस हो गई। इन पे कितना चार्ज आएगा फटाफट बताओ भाई, फटाफट जल्दी से। वेरी गुड, टोटल चार्ज का आधा। तो इस पे हमारा आता है टोटल चार्ज जो भी होगा
उसका आधा। ओके, अब टोटल चार्ज कितना है भाई, Q और माइनस Q दोनों को ऐड करोगे 0 आएगा, तो टोटल चार्ज 0 है, उसका आधा भी 0 ही होगा। यहां पे भी भाई कितना चार्ज आ जाएगा, आउटर मोस्ट सरफेस है, यहां पे भी 0 ही चार्ज आएगा, है ना भाई। अब इस वाली जो प्लेट है हमारी, जो लेफ्ट कंडक्टर है, ये जो लेफ्ट कंडक्टर है भाई, ये वाला लेफ्ट कंडक्टर, इस पर टोटल चार्ज कितना है जरा बताओगे, जल्दी से बताओ भाई, जल्दी से बताओ, इस पर टोटल चार्ज कितना है। इस पर टोटल चार्ज है प्लस Q, है ना, एंड आउट ऑफ दैट प्लस Q 0 चार्ज इस वाली सरफेस पे आया है, तो बाकी का चार्ज यानी कि प्लस Q, इस पूरे कंडक्टर पे प्लस Q चार्ज है ना, इस मेरे हाथ पे प्लस Q चार्ज है। अगर इस वाली सरफेस पे 0 चार्ज है तो बाकी का पूरा प्लस Q इस वाली सरफेस पे आ जाएगा, है ना भाई। तो यहाँ पे हमारा प्लस Q चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे सामने वाली सरफेस पे माइनस Q चार्ज आ जाएगा। तो आमने सामने प्लस Q एंड माइनस Q चार्ज आ गए, ठीक है ना। और हमने इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया चार्ज। सबसे पहला स्टेप बच्चों यही करना है कि आपको सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करना है चार्ज सारी सरफेसेस पर। ओके, तो वो हमने कर लिया, ठीक है अच्छे से। अब आ जाते हैं सेकंड स्टेप पे। तो सेकंड स्टेप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है कि कितनी होगी। हमें क्या पता करनी है भाई, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है बिटवीन सरफेसेस फेसिंग ईच अदर, है ना। वो सरफेसेस जो एक दूसरे को आमने सामने देख रही हैं। ओके, द फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन सरफेसेस फेसिंग ईच अदर हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज, हैविंग इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज। ओके भाई, इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होना चाहिए। तो हमें ऐसी सरफेसेस चाहिए, ठीक है ना, हमें उनके सरफेसेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ऐसी सरफेसेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होगी। तो ये अपना दूसरा स्टेप है कि हमने पहले चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट किया। जब हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो अब हमें पता लग गया भैया कि ये वाली जो सरफेसेस हैं, इस सरफेस पे प्लस Q चार्ज है और इस सरफेस पे माइनस Q चार्ज है। ये आमने सामने वाली सरफेसेस हो गई जिन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कैपेसिटर बोलेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन को, और इनके बीच में कुछ तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना भाई। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें निकालनी है। तो लेट अस से कि ये एक सरफेस हो गई। ओके, ये वाली सरफेस जिसमें प्लस Q चार्ज है ना भाई, ऐसे प्लस Q चार्ज। इस वाली सरफेस की बात कर रहे हैं, ग्रीन वाले सरफेस की, इस पे कितना चार्ज है भाई, प्लस Q चार्ज। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, इसकी वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, और कितनी होगी भाई, E1 विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि 1 कूलम पे कितना फोर्स लग रहा है। तो अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज वाली सरफेस जो है ना, सरफेस तुम ऐसे देख रहे हो, इस सरफेस को कैसे देख रहे हो, ऐसे, है ना। इस वाले हाथ पे मेरे इस वाली सरफेस पे प्लस Q चार्ज है। अगर मैं इसको ऐसे देखोगे तो एक लाइन दिखाई देगी, ये ग्रीन कलर लाइन दिखाई दे रही है तुम्हें, है ना भाई। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है और ये एक इनफाइनाइट सरफेस की तरह हम मान रहे हैं। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम पे जो फोर्स लगेगी, मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी भाई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यही चीज हमने कई बार पढ़ी भी है, बिल्कुल सही। अब वैसे ही दूसरी सरफेस भी है ये ग्रीन कलर की, जिसपे नेगेटिव चार्ज है भाई, ऐसे, इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसके सामने है, और इस पे कितना चार्ज है भाई, माइनस Q, है ना, माइनस Q। तो ये दो सरफेसेस है, ये दो सरफेसेस ऐसे रखी हुई हैं, ऐसे आमने सामने। इस वाली पे प्लस Q चार्ज है और इस वाली पे माइनस Q चार्ज है ना। तो ये प्लस Q वाली 1 कूलम को ऐसे धक्का देगी और ये माइनस Q वाली 1 कूलम को अपनी तरफ खींचेगी, है ना। और दोनों ही इनफाइनाइट सरफेसेस हैं, दोनों ही भैया इनफाइनाइट सरफेसेस हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज इस 1 कूलम चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा E2 इलेक्ट्रिक फील्ड से, और E2 भी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही भैया। दोनों पे अगर चार्जेस सेम हैं, दोनों पे चार्जेस सेम हैं, तो चार्ज पर यूनिट एरिया वो भी तो सेम होगा भाई, है ना भैया। सीधी सीधी बात है, ये दीवार हो गई,
है ना भाई, मेरे राइट में दीवार है, तुम भी जरा अपने गर्दन घुमाओ राइट में, तुम्हें एक दीवार मिलेगी, है ना भाई, उस दीवार पे प्लस क्यू चार्ज है। अब जरा दूसरी और गर्दन घुमाओगे तो एक और दीवार मिलेगी, उस पर माइनस क्यू चार्ज है। दोनों का एरिया सेम है, तो जब चार्ज को एरिया से डिवाइड करोगे तो चार्ज पर यूनिट एरिया आएगा, या जिसे हम सिग्मा कहते हैं। तो जब चार्जेस की वैल्यूज सेम है तो सिग्मा भी तो सेम आएगा, है ना भाई। तो सिग्मा अपना ये हो गया। तो अब मेरे को बताओ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है, जरा ये बताओ 1 कूलम पे टोटल फोर्स कितनी लग रही है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी हमारी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भाई कितनी आएगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E1 प्लस E2 विच इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो वो कितनी हो जाएगी भाई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, और इसको निकालना है, ये हमारा सेकंड स्टेप है, ठीक है ना, कि हमें चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद वो सरफेसेस जिन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज हैं, वो सरफेसेस जो कंडक्टर बना रहे हैं, कंडक्टर बना रहे हैं, जो कैपेसिटर बना रहे हैं, है ना, वो सरफेसेस जिनका कॉन्फ़िगरेशन कैपेसिटर बना रहा है, उन सरफेसेस के बीच में, उन कंडक्टिंग सरफेसेस के बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, है ना भाई। तो ये जो दो सरफेसेस हैं ये इनफाइनाइट शीट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज। तो बीच में अगर 1 कूलम रख दूं तो पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम को धक्का देगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से, नेगेटिव चार्ज 1 कूलम को खींच लेगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से। तो दोनों को ऐड करेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, मतलब नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। ओके, तो ये चीज अपने पास आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस। फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बहुत ध्यान से देखना भैया, बहुत ध्यान से देखना। इनके बीच में ये जो सरफेसेस हैं, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो d ले लिया है, और जो एरिया है सरफेसेस का वो a है, ठीक है। ये भी लिख लो, ये भी हमें गिवन है, ओके, कि दोनों प्लेट्स जो हैं उनकी इनर सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस d है, और सरफेस एरिया सारे सरफेसेस का वो a है, और ये सारा का सारा कंडक्टिंग मटेरियल है ना भाई, कंडक्टिंग मटेरियल है। तो ये भी चीज ध्यान में रखनी है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गई तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो हमारा आ जाता है स्टेप नंबर 3। ओके, तो थर्ड स्टेप, फाइंड V प्लस माइनस V माइनस, हमें ये निकालना पड़ेगा भैया अब। ओके, तो बहुत ध्यान से देखो, ये हमारी एक प्लेट हो गई, ये दूसरी प्लेट हो गई, है ना भाई। इसके अंदर वाली सरफेस पर, बाहर वाली सरफेस पे तो 0 0 चार्ज है, अंदर वाली सरफेस पे माइनस क्यू चार्ज है, और यहां पे इस पे प्लस क्यू और इस पे माइनस क्यू चार्ज है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है यहां से यहां तक, वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारी ई की वैल्यू हो गई। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था कि जो डेल्टा वी होता है पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो पढ़ा था अभी हमने, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम जा कहां से कहां रहे हैं, इसका जो पोटेंशियल है वो लेटस से V प्लस है, और इसका जो पोटेंशियल है लेटस से V माइनस है। तो अब हम जा कहां से कहां रहे हैं, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इनिशियल से फाइनल। तो डेल्टा V कितना हो जाएगा, V फाइनल माइनस V इनिशियल, है ना भैया। हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, है ना भाई। हम कहां से कहां जा रहे हैं जल्दी से बताओ, हम जा रहे हैं पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। वो प्लेट जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, उस प्लेट से हम ऐसी प्लेट की तरफ जा रहे हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज है ना भाई। तो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट जा रहे हैं, V प्लस से V माइनस। तो इनिशियल V प्लस हो गया और फाइनल V माइनस हो गया। डेल्टा V जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, वो भी लिख दिया हमने, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू
तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ही तो होता है वर्क डन। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कांस्टेंट है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो उसको हम इस डी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इसका वर्क डन आ जाए। बिल्कुल ठीक। अब इस माइनस को इधर लेके आएंगे ताकि ये v प्लस माइनस वी माइनस हो जाए और हमारा आ जाए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। तो ये क्या आ गया भैया हमारा, ये अपना आ गया जो हमें निकालना था, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल आ गया। ठीक है, ये जो चीज है ये क्या आई, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। अब चौथा स्टेप, फोर्थ स्टेप, ओके फोर्थ स्टेप बहुत ध्यान से देखो। अब हमें निकालना है कैपेसिटेंस विच इज Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस। तो इसके कैसे निकालेंगे हम, अब हमारे पास V प्लस माइनस V माइनस इसकी वैल्यू है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया, है ना भाई। तो सिग्मा की जगह हम डालेंगे चार्ज अपॉन एरिया, ये सिग्मा हो गया। उसके बाद हम इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड मारेंगे और d से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब Q अपॉन डेल्टा V, Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस, ये यहां पे रहा और इसको नीचे लेके आए तो ये कितना हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। पर इसी चीज को तो हम कैपेसिटेंस बोलते हैं कि कितना चार्ज ये स्टोर करेगा। तो कितना चार्ज ये स्टोर करेगा फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वैल्यू कितनी आई एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो पैरेलल प्लेट की जो कैपेसिटेंस होती है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट एरिया अपॉन डी, विच इज व्हाट इज A, A is the area of surface, ओके। और D क्या होता है, D is the distance या सेपरेशन, सेपरेशन ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, प्रॉपर इंग्लिश, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स। दो प्लेट्स कितनी दूर हैं एक दूसरे से, उनका सेपरेशन को हम D बोल रहे हैं। A क्या है हमारा, सरफेस एरिया ऑफ द प्लेट्स, है ना भाई। और एप्सिलॉन नॉट तो सबको पता ही है परमिटिविटी होता है। तो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेंस, ओके। इसको हम क्या बोलेंगे भैया, इसको हम बोलेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्टेप सबको याद है, ध्यान से सुनना। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला मैंने तुमको क्या लिखवाया था सबको, Q अपॉन हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। डिनोमिनेटर में याद रखना सबके सब पोटेंशियल डिफरेंस है, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। वो तभी निकल सकता है जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन पता हो। उसके लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा पहले चार्जेस को। इसलिए मैंने वो स्टेप्स लिखवाए थे कि हम पहले चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि उनसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकें। और जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन भी निकाल पाएंगे, है ना भाई, जिससे हमारा हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल आ जाएगा। अब जब हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल आ जाएगा तो फिर उसका फॉर्मूले से हम Q बाई डेल्टा वी कर लेंगे कैलकुलेट और कैपेसिटेंस आ जाएगी। तो दीज आर द 4 स्टेप्स जिसमें आप, मेरे को तो भैया कोई भी सिस्टम पकड़ा दो, ठीक है ना, कोई भी सिस्टम पकड़ा दो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने पहले पढ़ रखा हो, तो ऐसा कोई भी सिस्टम पकड़ा दो मेरे को, मैं उसकी कैपेसिटेंस इन्हीं 4 स्टेप से निकाल के दूंगा आपको। ठीक है भाई, तो ये चीज अपनी क्या हो गई भैया, क्लियर, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है ना। तो आई होप आपको भी क्लियर हो गई होगी, ये अपने को क्लियर हो गई। ये फॉर्मूला जो है ये याद रखना सबको, ठीक है, मस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला जो है ये सबको याद होना चाहिए, ओके। तो आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या भैया, नेक्स्ट टॉपिक है कि अब हमें जो कैपेसिटेंस निकालनी है, अब हमें कैपेसिटेंस निकालनी है स्फेरिकल कैपेसिटर की। हमने, याद होगा आप सबको कि हमने कंसेंट्रिक शेल्स पढ़े थे, है ना भाई, हमने क्या पढ़े थे भैया, कंसेंट्रिक शेल्स, ओके। तो मैं एक शेल बना लेता हूं ऐसे, थोड़ा सा मोटा ही बना देते हैं, है ना। तो एक शेल हमारा ये हो गया और दूसरा ये हो गया, बिल्कुल ठीक। अब इनके रेडियसेस बना लेते हैं कि भैया सेंटर से इसका रेडियस तो A है और इसका रेडियस B है, तो हमने वो भी चीज बना ली, ओके। अब
आमने सामने वाली सरफेसेस कौन सी हैं? इस सरफेस पे, बाहर वाली सरफेस पे हमने प्लस क्यू चार्ज दिया और इसके इनर वाली सरफेस पे हमने माइनस क्यू चार्ज दे दिया, बिल्कुल ठीक। और इसके आउटर वाली सरफेस पे हमने जीरो चार्ज दिया, ताकि ये प्लस क्यू माइनस क्यू सीधा ही सीधा आ जाए, ठीक है ना। और इसकी इनर सरफेस पे तो जीरो चार्ज हो गई ऐसे। तो हमने ये चार्जेस दे दिए। ये मत सोचना कि सर ये चार्जेस आ कैसे गए, आपने ऐसे ही चार्जेस क्यों रखे। भैया मैंने तुमको पहले ही बताया था कि हमें आमने सामने वाली सरफेसेस पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज चाहिए, तभी तभी हम क्या कर पाएंगे, हम इनको कैपेसिटर बोल पाएंगे। दो कंडक्टर्स हैं, एक छोटा स्फेयर एक बड़ा स्फेयर, ये दो कंडक्टर्स हो गए। दोनों कंडक्टर्स के आमने सामने वाली सरफेसेस पर हमने प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रखा। ये हमारी डेफिनेशन कह रही है भैया। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता रहा, ठीक है ना। मैं जब से पैदा हुआ हूं, ऐसा नहीं है कि मैं कैपेसिटर को इंफॉर्मेशन लेके पैदा हुआ था भैया, हमने ये पढ़ा है, ठीक है ना, उन बुक्स में जो साइंटिस्ट ने लिखी है कि किसको कैपेसिटर हम बोलते हैं। ओके, तो कैपेसिटर की डेफिनेशन जो बताई गई थी वो यही बताई थी कि भैया दो कंडक्टर ले लो किसी भी शेप के। यहां पे हमने दो स्फेरिकल शेप के कंडक्टर ले लिए, उनको चार्जेस देने हैं, एक को प्लस क्यू एक को माइनस क्यू इक्वल एंड ऑपोजिट, वो भी दे दी हमने आमने सामने वाली सरफेसेस को। तो ऐसी अरेंजमेंट को, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन को हम कैपेसिटर बोलते हैं। मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट कह रहे भैया, ठीक है ना। तो इनको हम कैपेसिटर बोलेंगे। हमसे ज्यादा समझदार वो है जो वो बोलेंगे, हमें मानना पड़ेगा। तो ये हमारा एक स्फेरिकल कैपेसिटर हो गया। अब हमें निकालना है इसका स्फेरिकल कैपेसिटेंस, है ना, एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। कितनी कैपेसिटी होगी इसकी ताकि ये चार्ज को स्टोर कर सके। क्या कैपेसिटी है, वो कैपेसिटेंस हमें निकालनी है, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है ना भाई। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको स्टेप्स बताए कि भैया कैपेसिटेंस के लिए हमें Q अपॉन डेल्टा V चाहिए। कैपेसिटेंस निकालने के लिए भैया हमें क्या चाहिए, Q बाय डेल्टा V। सीधी सीधी बात है ना भाई। हमें क्या क्या चाहिए जल्दी से बताओ, Q अपॉन डेल्टा V, बिल्कुल ठीक। तो अब हमें अगर Q अपॉन डेल्टा V निकालना है तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस तो मैंने आपको निकालना सिखा रखा है, सीधा सीधा। यस, इसमें हम डिस्ट्रीब्यूट चार्ज को नहीं करेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दे दिया, है ना भाई। तो एक काम करते हैं, अगर मैं तुमको ये बोलता कि इसके पास Q चार्ज है और इसके पास माइनस Q चार्ज है ना, और फिर मैं तुम्हें बोलता कि डिस्ट्रीब्यूट करो, तो पहला स्टेप आप यही तो लिखते कि डिस्ट्रीब्यूट चार्जेस, है ना भाई। पहला स्टेप तो यही लिखते कैपेसिटेंस निकालने के लिए कि भैया हम क्या करेंगे, चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जब आप चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। आप ये बोलोगे कि अगर मैं गॉसियन सरफेस बना दूं, आप ये बोलोगे कि अगर मैं यहां पे एक गॉसियन सरफेस बना दूं कंडक्टर के अंदर, व्हाइट वाले रीजन में अगर मैं एक गॉसियन सरफेस बना दूं ऐसे, ओके, तो दिस गॉसियन सरफेस, ये जो गॉसियन सरफेस मैंने बनाई है, ओके, दिखाई भी दे रही है तुमको व्हाइट के ऊपर ये, तो यहाँ पे येलो कलर से बना देते हैं, है ना। तो मैंने ये येलो कलर की एक गॉसियन सरफेस बनाई जो कंडक्टर के अंदर है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, है ना, फाई थ्रू गॉसियन सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा भैया वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंडक्टर इनटू एरिया का इंटीग्रेशन। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं कंडक्टर्स के अंदर। तो फ्लक्स भी 0 आएगा हमारा। अगर फ्लक्स 0 आया तो Q एनक्लोज्ड भी क्या होना चाहिए भैया, 0, है ना। Q एनक्लोज्ड भी हमारा यहां से क्या आ जाएगा भैया, 0। ये हम कई बार पढ़ चुके हैं, कई बार मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर चुका हूं, एक बार नहीं, ऑलमोस्ट हर कंडक्टर के हर लेक्चर में मैंने आपको कंडक्टर के हर लेक्चर में ये चीज बार बार बताई है, ओके। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस बनाता हूं कंडक्टर के अंदर, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर, नेट याद रखना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सभी चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कंडक्टर के अंदर वो 0 होगी, है ना भाई। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो कंडक्टर के अंदर बनाई गॉसियन सरफेस को कोई परपेंडिकुलरली फाड़ के नहीं जाएगा,
अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई परपेंडिकुलरली फाड़ के नहीं जा रहा तो फ्लक्स तो जीरो आएगा, है ना भाई। मैंने क्या बोल दिया तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड को कोई परपेंडिकुलरली फाड़ के, हैवी सरफेस को, गॉसियन सरफेस को अगर कोई परपेंडिकुलरली फाड़ के नहीं जा रहा, गॉसियन सरफेस को अगर कोई परपेंडिकुलरली फाड़ के नहीं जा रहा, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर परपेंडिकुलरली फाड़ के नहीं जा रही, तो उस गॉसियन सरफेस के थ्रू क्या हो जाएगा भैया, फ्लक्स जीरो हो जाएगा, है ना। हमने यही चीज पढ़ी थी। तो इस गॉसियन सरफेस के थ्रू भी फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि ये गॉसियन सरफेस कंडक्टर के अंदर बनाई गई है और कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो इसको सॉल्व करते 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 क्यू एनक्लोज्ड भी क्या आ गया, जीरो। तो अब अगर क्यू एनक्लोज्ड भैया जीरो आ गया, तो इसका मतलब यहां पर अंदर जो गॉसियन सरफेस के अंदर है, यहां पे जीरो चार्ज आना चाहिए और सारा का सारा क्यू चार्ज कहां आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए। फिर ये जो क्यू है, ये सारा का सारा माइनस क्यू यहां पे इंड्यूस करेगा, है ना भाई। ये सारा का सारा माइनस क्यू यहां इंड्यूस करेगा, तो इसका मतलब बाहर वाली सरफेस पे फिर कितना चार्ज आ जाएगा, जीरो। तो ये मैंने पहले ही बना दिया था, है ना भाई। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूट भी करते तो आप ऐसे ही बोलते, डिस्ट्रीब्यूट भी करते तो आप ऐसे ही बोलते कि अंदर वाली सरफेस पे जीरो, बाहर वाली सरफेस पे पूरा प्लस क्यू आ जाएगा। फिर ये प्लस क्यू कितना इंड्यूस करेगा, यहां पर माइनस क्यू, और बाहर कितना आ जाएगा, जीरो। ओके, तो आप इसको ऐसे ही लिखते। तो अब बच्चों हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, हमने सीधा सीधा चार्जेस को क्या कर दिया भैया, डिस्ट्रीब्यूट। अब अगर हमने चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो हमारा जो दूसरा स्टेप है कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, वो हमें करने की जरूरत नहीं है। हम सीधा V प्लस माइनस V माइनस निकालेंगे, हम सीधा ये निकालेंगे। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिया है अपनी प्रीवियस क्लासेस में बिना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। ओके, ये हम सीधा सीधा निकाल सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो कैसे निकालोगे भैया, कैसे निकालोगे, जल्दी से बताओ। ये इसका रेडियस है A, इसका रेडियस है B, हमें इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है V प्लस, है ना भाई। तो V प्लस कितना होगा, जल्दी से बताओ। V प्लस इज पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फीयर, इस पे प्लस क्यू चार्ज है और बाहर वाले पे माइनस क्यू। तो पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फीयर, पहले हम इनर स्फीयर की वजह से पोटेंशियल निकालेंगे, प्लस फिर हम पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू आउटर स्फीयर। ओके, तो अब फटाफट मेरे को बताओ, हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है बच्चों, पोटेंशियल निकालना है। हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है इनर स्फीयर का जो चार्ज है उसकी वजह से, पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फीयर। इसका मतलब क्या है कि इनर स्फीयर पे जो प्लस क्यू चार्ज है उसकी वजह से हमें पोटेंशियल निकालना है उसी के सरफेस पे, है ना भाई। तो उसी के सरफेस पे जब हम पोटेंशियल निकालेंगे, ध्यान से सुनना इधर ध्यान से, जब हम पोटेंशियल निकालेंगे कहां पर, फटाफट बताओ, इनर स्फीयर के सरफेस पे उसके खुद के चार्ज की वजह से, तो कितना आएगा, के क्यू, के उसका खुद का चार्ज अपॉन उसका खुद का रेडियस, है ना भाई। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस इनर स्फीयर के खुद के चार्ज की वजह से। ये पॉइंट इनर स्फीयर के सरफेस पे ही है ना। तो के क्यू अपॉन उसका खुद का रेडियस पोटेंशियल होगा उस, ठीक है ना। ये चीज हम कई बार कर चुके हैं। अब पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फीयर हमें निकालना है, आउटर स्फीयर। तो आउटर स्फीयर पे सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल अंदर किसी भी पॉइंट पे होगा, है ना भैया। तो आउटर स्फीयर के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, वो होता है कि उसका खुद का चार्ज माइनस क्यू अपॉन रेडियस, ये उसके सरफेस पे पोटेंशियल हो गया के माइनस क्यू अपॉन बी। और यही पोटेंशियल अंदर कोई भी पॉइंट ले लो, हॉलो स्फीयर के सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होता है वही पोटेंशियल अंदर किसी भी पॉइंट पे होता है। हमने ये कई बार बोल लिया, कई बार सुन लिया, कई बार लिख भी लिया, है ना भाई। तो के माइनस क्यू अपॉन बी अंदर आएगा पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे। ओके, तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो V प्लस आ जाएगा। तो V प्लस हमारा कितना आया, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारा V प्लस कितना आया भैया, V प्लस आ गया के क्यू अपॉन ए एंड माइनस के क्यू अपॉन बी। तो के क्यू हम कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अब हम निकालेंगे V माइनस, अब हम निकालेंगे क्या चीज, V माइनस। तो ध्यान से देखिए,
ये हो गया इनर वाला स्फेयर, ये हो गया आउटर वाला स्फेयर। इसका रेडियस a है, इसका रेडियस b है। ओके, ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू। अब हमें v माइनस निकालना है, यहां का पोटेंशियल निकालना है। तो v माइनस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ड्यू टू इनर स्फेयर प्लस पोटेंशियल ड्यू टू आउटर स्फेयर। तो पहले इनर स्फेयर की वजह से देखते हैं। पहले इनर स्फेयर की वजह से देखो, अंदर वाला जो स्फेयर है जिसका रेडियस है a, उस पे चार्ज है प्लस क्यू, उसकी वजह से एक ऐसे पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है जो इस स्फेयर के बाहर है। ओके, हमें इस स्फेयर की वजह से किसी बाहर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि जिस स्फेयर की वजह से पोटेंशियल निकालना है उसका खुद का चार्ज, और सेंटर से कितनी दूर निकालना है? b। इसके सेंटर से b डिस्टेंस ही तो दूर है ये। ओके भाई, अब हमें बाहर वाले स्फेयर की वजह से उसके खुद के सरफेस वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, बाहर वाले स्फेयर की वजह से। तो वो कितना हो जाएगा? k, उसका खुद का चार्ज और सेंटर से दूरी b। ये जो पॉइंट है, इस स्फेयर का जो सेंटर है उससे दूरी कितनी है? b, जो कि रेडियस है। तो ये इनको ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब अंदर वाले का जो पोटेंशियल है वो तो v प्लस है, वो हमने निकाल लिया। इस वाले का तो पोटेंशियल v प्लस था, वो हमने निकाल लिया, और v माइनस 0 आ गया। तो इसका मतलब जो हमारा सीधा थर्ड स्टेप था ना कि हमें v प्लस माइनस v माइनस निकालना है, वो सीधा कितना आ गया? v प्लस कितना है? v प्लस है k क्यू 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। दिस इज v प्लस। एंड व्हाट इज v माइनस? v माइनस इज 0। तो इसका मतलब v प्लस माइनस v माइनस, k को खोल दो बच्चों, k को खोल दो, कितना आ जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। अब हम आते हैं सीधा फोर्थ स्टेप पे। तो फोर्थ स्टेप क्या था बच्चों? कैपेसिटेंस निकालना है, q अपॉन v प्लस माइनस v माइनस। हमें ये चीज निकालनी है, हमें ये चीज निकालनी है। बिल्कुल ठीक, ये चीज हमें निकालनी है। तो अब q को इससे डिवाइड करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाएंगे, होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b को नीचे ले आएंगे ऐसे। तो बच्चों कैपेसिटेंस कितना आया फिर? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। ये कैपेसिटेंस हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का। ठीक है बच्चों, ये कैपेसिटेंस हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का, और इसको इसी फॉर्म में याद रखना है, इसी तरीके से बच्चों इसको याद रखना। इसको सॉल्व मत कर देना, जो डिनोमिनेटर है इसको सॉल्व मत कर देना कि b माइनस ए और फिर ए बी लेके एलसीएम लेके ऊपर ले आएंगे, इसको सॉल्व मत करना। इसको इसी फॉर्म में याद करना। यही फॉर्म जो है हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल फॉर्म है। ओके, इसी तरीके से इसको याद रखना जिस तरीके से मैंने याद करवा रहा है तुमको, ठीक है ना, जिस तरीके से मैंने यहां लिखा हुआ है इसी तरीके से याद करना बच्चों। ओके, तो ये जो चीज हमारी, ये हमारा इंपॉर्टेंट है और इसको बच्चों याद रखना है। ओके, तो इसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाली। ओके, हालांकि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है ना, पर जब इतनी आसान तरीके से निकल रहा है बिना इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले, बिना इंटीग्रेट करे, तो क्यों ना करें हम इसको आसान तरीके से, है ना भाई। तो ये चीज अपनी हो गई, ये सबको समझ में आ गया? जल्दी से बताओ फटाफट। अगर क्लियर है सबको कमेंट में फटाफट लिखो क्लियर सर। ओके, यहां तक मेरे को पता लग जाएगा कि आपको सबको क्लियर है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। और ये जो v प्लस और v माइनस निकालने का ये जो तरीका है कि पहले अंदर वाले स्फेयर की वजह से पोटेंशियल निकालो किसी पॉइंट पे, फिर बाहर वाले, फिर मिडल वाले, हमने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लास्ट क्लास में करे, उससे लास्ट क्लास में भी करे, ठीक है ना बच्चों। तो उसको रिवाइज करके ये आप देख सकते हो आराम से। चलो, तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस भी हमारे पास आ गया फॉर्मूला। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस आ गया, स्फेरिकल कैपेसिटेंस आ गया। अब हम चलते हैं तीसरे कैपेसिटेंस की तरफ, विच इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। ओके, विच इज सिलेंड्रिकल कैपेसिटेंस। तो आपको यहां पे आराम से और साफ साफ दिख रहा है कि एक सिलेंडर है और उसके बाहर दूसरा सिलेंडर है ना भाई। ये एक अंदर वाला सिलेंडर है, उसके बाहर दूसरा सिलेंडर है, बिल्कुल ठीक। एक को हमने देखो प्लस क्यू चार्ज दे रखा है, एक को माइनस क्यू चार्ज दे रखा है, आमने सामने वाली सरफेसेस को।
ऐसा करोगे तो ही तो इसको क्या बोल पाओगे, कैपेसिटर, है ना, हमने डेफिनेशन में देखा था। तो एक अंदर वाला सिलेंडर है और एक बाहर बड़ा सिलेंडर है, ठीक है। अंदर वाले सिलेंडर को हमने प्लस क्यू चार्ज दे दिया और बाहर वाले को माइनस क्यू चार्ज दे दिया, ठीक है ना। तो अब हमें इसमें ऑलरेडी चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, ओके। अब हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। हम सीधा सेकंड स्टेप पे आएंगे, यहां पर इसने चार्जेस को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा रखा है, ठीक है भाई। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होगी, ठीक है, जो हमारा सेकंड स्टेप था बेसिकली। तो फर्स्ट स्टेप ऑलरेडी डन है, सेकंड स्टेप हमें जाना है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। तो उसके लिए मैं तुमको ना कुछ नोट्स जो हैं रिवाइज करवा देता हूं, ओके। तो कुछ छोटा सा रिवीजन जो हमें चाहिए होगा वो करवा देता हूं, ठीक है बच्चों। तो यहां पे ध्यान से देखो, ये एक सिलेंडर है, ये एक्सिस है, ये रेडियस है ए, और इस पे लेट अस से पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस से इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस से इस पे क्या है भाई, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये एक हॉलो सिलेंडर है, ओके। यहां पे मैं लिख देता हूं कि ये एक हॉलो सिलेंडर है, अंदर से खाली है, इसकी सरफेस पे चार्ज है, और कितना चार्ज है भाई इसकी सरफेस पे, पर यूनिट लेंथ चार्ज जो है वो लैम्डा है, ओके। ये सरफेस, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ओके, विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यूनिट का मतलब क्या होता है भाई, 1। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस सिलेंडर को ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं सिलेंडर को, ताकि मेरे पास एक छोटा सा सिलेंडर आ जाए, ऐसे मैंने सिलेंडर को काट दिया, तो अब इसकी सरफेस पे बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है ना भाई। इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, यूनिट लेंथ। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1। तो 1 यूनिट लेंथ का मतलब या तो 1 सेंटीमीटर हो, या 1 मीटर हो, या 1 किलोमीटर हो, यूनिट लेंथ होनी चाहिए। तो हम नॉर्मली सेंटीमीटर्स में लेते हैं, तो मैंने इसकी लेंथ क्या ले ली, 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर वाला जो सिलेंडर होगा, 1 सेंटीमीटर की लेंथ वाला जो सिलेंडर आएगा, 1 सेंटीमीटर की लेंथ वाला जो सिलेंडर आएगा, उस पर जितना भी चार्ज होगा उस चार्ज को हम लैम्डा बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब सिंपल सिंपल सा ये है, ओके। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई। चार्ज ऑन द सिलेंडर, चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ सिलेंडर दैट हैज लेंथ ऑफ 1 यूनिट, जो कि बेसिकली और जनरली हम 1 सेंटीमीटर लेते हैं, ओके। तो 1 सेंटीमीटर का जो लेंथ का सिलेंडर होगा, उसके सरफेस पे जितना भी चार्ज होगा, वो टोटल चार्ज क्या होगा, चार्ज ऑन सिलेंडर ऑफ यूनिट लेंथ, विच इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, उसको हम लैम्डा बोलते हैं। बिल्कुल क्लियर। तो ओके, अब हमें इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो भाई ये एक इनफाइनाइट सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर है, और इनफाइनाइट है, बहुत लार्ज है, बहुत बड़ा है, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर है, बहुत बड़ा हॉलो सिलेंडर है, इन्फिनिटी ऊपर तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, और नीचे भी जा रहा है इन्फिनिटी तक, ठीक है भाई। तो सीधी सीधी बात है, अगर मेरे को अंदर, यहां पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ेगी, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, हॉलो सिलेंडर के 0। हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0, उस सिलेंडर के चार्ज की वजह से। ये याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो सिलेंडर इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड inside hollow cylinder is 0 due to its own charge, उसके खुद के चार्ज की वजह से, उसके खुद के चार्ज की वजह से उसके खुद के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, ठीक है। ये याद रखना सबको, ठीक है। तो जब भी हम बोलते हैं ना भैया कि हॉलो सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को ये लगता है कि दुनिया भर में जितने भी चार्जेस हैं सबकी वजह से 0 है ना भाई। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है।
हॉलो सिलेंडर का जो खुद का चार्ज है उसकी वजह से उसके खुद के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। ये दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना, इसमें बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, तो ये चीज है, ये दिमाग में बैठा लो बहुत अच्छे से। नाउ अब इसके अंदर जीरो है, अब हम इसके बाहर निकालते हैं, बाहर, तो एक्सिस से r डिस्टेंस दूर बाहर, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, एक तो पॉजिटिव चार्ज है तो 1 कूलम को तो धक्का ही देगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 1 कूलम पे कितनी फोर्स लग रही है, तो पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम को तो धक्का ही देगा ना, तो यहाँ पे सिलेंडर पे पॉजिटिव चार्ज ले लिया है और ये इस 1 कूलम को इस तरफ धक्का ही तो देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगी। और वैल्यू कितनी होगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये हम सबने पढ़ा हुआ है, ये होती है 2k लैम्डा अपॉन r। ओके, तो ये भी चीज याद रखना कि हॉलो सिलेंडर की वजह से, हॉलो सिलेंडर की वजह से, उसके खुद के चार्ज की वजह से उसके खुद के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और उसके खुद के चार्ज की वजह से बाहर 2k लैम्डा बाई r, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना। और एक चीज और है, लैम्डा क्या होता है, चार्ज विच इज q पर यूनिट लेंथ, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, चार्ज उसको लेंथ से डिवाइड कर दो, है ना। तो अगर चार्ज यूनिफॉर्म है, चार्ज बराबर बटा हुआ हर जगह, तो उसको सीधा सीधा अगर लेंथ से डिवाइड मार दोगे तो 1 सेंटीमीटर में कितना चार्ज होगा वो आ जाएगा, ठीक है ना। चार्ज डिवीजन का मतलब ये वाला होता पर, है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो जब इसको डिवाइड मारोगे तो अपने पास चार्ज आ जाएगा, ओके, ये लैम्डा आ जाएगा, तो लैम्डा हमारा सीधा सीधा है Q/L, क्लियर हो गया अपना ये, ठीक है। तो अब अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये रिवाइज हो गया अपने पास। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, ओके, ये प्रीवियस पेज पे चल के देखते हैं, ठीक है। यहां पे, तो यहां पे बच्चों हमें क्या करना है, हमें एक्सिस से इस डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना भाई। हमने पॉजिटिव से नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ना, यही तो हमारा थर्ड स्टेप था। तो हमारा जो थर्ड स्टेप था बच्चों वो क्या था, थर्ड स्टेप था वो सिंपल सिंपल क्या था, जल्दी से बताओ, सिंपल सिंपल वो क्या था थर्ड स्टेप हमारा, हमारा ये था, थर्ड स्टेप था या सेकंड स्टेप था, सेकंड स्टेप था, हाँ, हाँ जी। तो जो सेकंड स्टेप था वो क्या था कि पॉजिटिव चार्ज वाली जो शीट है उससे नेगेटिव चार्ज वाली शीट तक की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी नेट, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू इनर सिलेंडर, इनर सिलेंडर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आउटर सिलेंडर जिस पे नेगेटिव चार्ज है, ओके। तो एक तो इनर सिलेंडर, उसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और एक बाहर वाला सिलेंडर जिसका रेडियस b है, उसकी वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यहां पे ऐड करेंगे तो अपनी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। अब आपको डायग्राम दिख रहा है, आप खुद ही से बताइए कि ये पॉइंट अंदर वाले सिलेंडर के बाहर है या उसके अंदर है, फटाफट कमेंट करके बताओ बच्चों जल्दी से, कि ये वाला जो पॉइंट है ये इस अंदर वाला जो सिलेंडर है उसके बाहर है ना, है कि नहीं। तो एक छोटा सिलेंडर है, एक छोटा सिलेंडर है और एक बड़ा सिलेंडर है ना भाई, और ये पॉइंट उन दोनों के बीच में है, तो छोटे वाले के तो बाहर ही हुआ, बिल्कुल ठीक। तो ये जो वाला पॉइंट है ये इनर सिलेंडर के बाहर वाला पॉइंट है, ये इनर सिलेंडर के बाहर वाला पॉइंट है। तो इसके इनर सिलेंडर के खुद की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 2k लैम्डा अपॉन r, है ना भाई। हम ये जो अंदर वाला सिलेंडर है, ये जो अंदर वाला सिलेंडर है पॉइंट उसके बाहर है, तो जब हम सिलेंडर के बाहर चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, 2k लैम्डा बाई r, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है भाई, 2k लैम्डा बाई r, बिल्कुल सही। तो वो हमने यहां पे लिख दिया। अब आ जाते हैं आउटर सिलेंडर पे, आउटर वाले सिलेंडर पे। तो ये जो आउटर सिलेंडर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये पॉइंट बाहर वाले सिलेंडर के अंदर वाला पॉइंट है ना भाई, ये पॉइंट बाहर वाला जो सिलेंडर है उसके अंदर है।
है ना भाई। तो बाहर वाले सिलेंडर की वजह से अंदर किसी भी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसके खुद के अंदर, वो तो जीरो होगी। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी भैया, सीधी सीधी बात। तो हमारे पास सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया भैया, 2k लैम्डा बाई आर। और लैम्डा कितना हो जाएगा, क्यू बाई एल, ये भी पढ़ लिया अपने ने। तो 2k क्यू बाई एल आर, ये अपना ई आ गया नेट। तो अब आ जाते हैं थर्ड स्टेप पे। अब हम आएंगे इसके थर्ड स्टेप पे। ओके, तो इसका थर्ड स्टेप क्या है भैया, इसका जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, इसका जो थर्ड स्टेप होगा वो है V प्लस माइनस V माइनस निकालना। मतलब पहले तो हम डेल्टा V निकालेंगे, है ना भाई, हम डेल्टा V निकालेंगे एंड इट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इट इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे देखो ध्यान से, ये अंदर वाला सिलेंडर हो गया ऐसे, और ये बाहर वाला सिलेंडर हो गया, है ना, ऐसे। ऐसे ये बाहर वाला सिलेंडर हो गया। तो अब अंदर वाले सिलेंडर पे प्लस क्यू चार्ज है और बाहर वाले सिलेंडर पे माइनस क्यू चार्ज है ना भाई। और इसका जो पोटेंशियल होगा अंदर वाले सिलेंडर का वो हायर पोटेंशियल पे होगा, वो V प्लस ले लिया क्योंकि इसे पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव पोटेंशियल पे होगा, V माइनस लोअर पोटेंशियल पे। तो हमें हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाना है, यही हमारा कंसेप्ट था। तो हम जब हायर से लोअर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बच्चों इसी डायरेक्शन में होगी, हायर से लोअर की तरफ। तो पोटेंशियल तो घटेगा, हायर से लोअर पोटेंशियल पे जाएंगे ऑब्वियसली पोटेंशियल घटेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम। तो कितना घटेगा वही तो निकालना है ना भाई। तो जब हम हायर से लोअर की तरफ जा रहे हैं तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया और ये फाइनल पॉइंट हो गया। तो डेल्टा वी को हम लिखेंगे V माइनस माइनस V प्लस विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर इस माइनस को इधर लेके आ जाओ, तो V प्लस माइनस V माइनस विच इज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना भाई। तो अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। अब हमें क्या निकालना है भैया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना भाई। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमें करना है। तो अब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैसे करेंगे हम, फोर्स कितना है, फोर्स है 2k लैम्डा अपॉन आर। सिंपल सिंपल सी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो तो यही है फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट मेरे को बताओ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वेरिएबल है या क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो हमने निकाली है ये वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है या कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ ये वाली चीज फटाफट। ये जो R है ये डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम एक्सिस। ओके, डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस। तो जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाओगे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो अलग होगी, है ना। पॉइंट नंबर 1 जो है वो एक्सिस से a डिस्टेंस की दूरी पे है, पॉइंट नंबर 2 जो है वो कुछ r1 डिस्टेंस की दूरी पे होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी। पॉइंट नंबर 3 जो है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड r2 डिस्टेंस पे अलग होगी, और जब हम और ऊपर चले जाएंगे b डिस्टेंस दूर तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगी, है ना भाई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हम एक्सिस से कितनी दूर है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे मैं अंदर से बाहर जाऊंगा वो दूरी बढ़ती चली जाएगी, है ना, ये जो दूरी है ये बढ़ती चली जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती चली जाएगी। इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये वेरिएबल है। बिल्कुल ठीक, बहुत जल्दी जल्दी बोल तो नहीं गया मैं, क्या बोला मैंने, हम एक्सिस से अंदर वाले सिलेंडर से बाहर वाले की तरफ जा रहे हैं, तो एक्सिस से दूर जा रहे हैं ना भैया, एक्सिस से क्या जा रहे हैं भैया, दूर जा रहे हैं। तो एक्सिस से जो दूरी थी उसको हम आर बोल रहे थे, तो ये आर भी तो बढ़ता चले जाएगा, और जब ये आर बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कम होती चली जाएगी, डिपेंडेंट है आर पे, वेरिएबल है ये इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं 1 कूलम पर फोर्स। तो 1 कूलम पे जो फोर्स लग रही है वो वेरिएबल है। ओके, तो हमें वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना है भाई,
हमें वेरिएबल फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो V प्लस माइनस V माइनस इक्वल टू फोर्स कितनी लगी, वेरिएबल फोर्स 2K लैम्डा बाई R, है ना भाई। तो जब हम 1 कूलम को लेटस से यहां लेके जाएंगे, है ना, ये कितनी दूर था एक्सिस से, ये वाला डिस्टेंस कितना भैया R1, और ये वाला डिस्टेंस कितना भैया R2। तो हमने 1 कूलम को बहुत हल्का सा चलाया, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट हो गई dr, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा dr, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट कि हमने जो फोर्स लगाई थी 2K लैम्डा बाई R, उससे हमने 1 कूलम को बहुत ही तनिक, बहुत ही छोटा हल्का सा खिसकाया। कितना खिसकाया dr, ये कितना खिसकाया हमने, ये कितना खिसकाया भैया हमने, ये खुद ही बताओगे, खुद ही बताओगे। R2 में से R1 का माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आएगा। R2 में से जब हम R1 को घटा देंगे, R2 माइनस R1, तुमने डिफरेंस लिया है R का, डिफरेंस ऑफ R dr, ओके। तो ये dr तुमने 1 कूलम को खिसकाया, यही तो हमारी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट हुई, ओके। तो वेरी वेरी छोटी डिस्प्लेसमेंट, और उस डिस्प्लेसमेंट में जो फोर्स थी वो 2K लैम्डा बाई R थी। तो हमने वर्क डन निकाला सिर्फ यहां से यहां तक का, ऐसे ही हम वर्क डन निकालेंगे यहां से यहां तक का, ऐसे ही हम वर्क डन निकालेंगे यहां से यहां तक का, ऐसे ही हम वर्क डन निकालेंगे यहां से यहां तक का। तो 1 कूलम को पहले मैंने हल्का सा खिसकाया, वर्क डन निकाला, अब फोर्स बदल गई, फिर मैंने हल्का सा खिसकाया, फिर वर्क डन निकाला, अब फोर्स दोबारा बदल गई, अब फिर मैंने हल्का सा खिसकाया, वर्क डन निकाला, है ना। एक्सिस से दूर जाता जा रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, मेरे पे फोर्स लगी 1 और मैं हल्का सा खिसका, वर्क डन आ गया W1। अब फोर्स बदल चुकी क्योंकि मैं एक्सिस से दूर जा रहा हूं, अब फोर्स लेटर से 5 हो गई, अब फिर मेरे को हल्का सा खिसकाया गया, फिर तुमने वर्क डन निकाला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, वर्क डन मान लो W2 आ गया। अब तुमने फिर से हल्की सी फोर्स लगाई क्योंकि फोर्स अब चेंज हो चुकी है, अब तुमने दोबारा से फोर्स लगाई और मैं हल्का सा खिसका, तो फिर दोबारा से तुमने वर्क डन निकाला W3। तो ऐसे करके तुम छोटे छोटे वर्क डन निकालोगे और फिर उन सबको क्या कर दोगे टोटल वर्क डन निकालने के लिए। बताओ भाई क्या करोगे, फटाफट कमेंट करो, क्या करोगे जल्दी से बताओ। ऐड, ऐड ही तो करोगे, और एडिशन का दूसरा नाम होता है इंटीग्रेशन, है ना भाई। तो हम इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे, है ना। हमें वर्क डन हमने कहां से चालू किया, हमने यहां से चलना चालू किया, हमने यहां से चलना चालू किया जब एक्सिस से जो दूरी थी R वो A के बराबर थी। फिर हमने पहले ये वर्क डन निकाला, फिर इसका वर्क डन निकाला, फिर इसका वर्क डन निकाला, फिर इसका वर्क डन निकाला। कब तक, जब तक हमारी जो एक्सिस से दूरी है वो B के बराबर नहीं हो जाएगी। तो हमें R की वैल्यू जो A है वहां से लेके R की वैल्यू जब तक B ना हो जाए, ये जो R की वैल्यू है एक्सिस से जो दूरी है, पहले A थी जब हमने चलना शुरू किया था, वो दूरी जब तक B नहीं हो जाएगी तब तक हम सारे छोटे 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 वर्क डन्स को क्या करते रहेंगे भैया, ऐड करेंगे। दूसरे शब्दों में बोले तो इंटीग्रेट कर देंगे, ओके। तो ये हम इंटीग्रेट करेंगे, तो V प्लस माइनस V माइनस ये कितना आ जाएगा जल्दी बताओ, 2K लैम्डा, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा। dr बाय R इंटीग्रेशन कितना होता है भैया, ये ln R A से B, तो ये कितना आ जाएगा भैया 2K लैम्डा ln ऑफ B बाई A, ln ऑफ B बाई A, ओके। तो हमने ये चीज निकाल ली V प्लस माइनस V माइनस। तो अब हम चलेंगे चौथे और यानी कि आखिरी स्टेप की तरफ। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप है इसका कि हमें कैपेसिटेंस निकालना है ना भाई। अभी हमने V प्लस माइनस V माइनस कितना निकाला 2K लैम्डा ln B बाई A, और लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं जल्दी से बताओ, लैम्डा को हम क्या लिख सकते हैं Q बाई L ln B बाई A। कैपेसिटेंस को क्या लिखते हैं Q अपॉन V प्लस माइनस V माइनस। तो ये कितना आ जाएगा भैया, इस K को खोल देते हैं, 2 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन L ln ऑफ B बाई A, यहाँ पे कट गया ये 2, तो ये आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L अपॉन ln B बाई A। ये अपनी कैपेसिटेंस आ गई सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस, ओके। ये आ गई सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस। क्या ये बात बच्चों आप सबको क्लियर हो गई, जल्दी से बताओ क्या ये बात आप सबको क्लियर हो गई।
ये याद रखना, इसका जो इंटीग्रेशन है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला ना पता हो और हो सकता है वो कमेंट में लिखे कि सर आपने ये इंटीग्रेशन नहीं बताया। नहीं बताऊंगा, कब तक चम्मच से तुम्हें खिलाता रहूंगा मैं? खुद से इंटीग्रेशन पढ़ के आओ भैया। 11th का टॉपिक हमने है पढ़ाया था ये, ठीक है, 11th में पढ़ाया था भैया ये, ठीक है। जब तक चीजें मैं तुमको सिखाता रहूंगा, वो चीज जो तुम ऑलरेडी जानते हो, ये समझ लो कि तुम्हारी खुद की मेहनत कम होती चली जाएगी, ठीक है भैया। ताली बजेगी दोनों हाथों से, पहले ही बता चुका हूं। वो चीजें जो तुम नहीं जानते वो बताना मेरा फर्ज है, और उसको जितनी गहराई में बताऊंगा उतना कोशिश करूंगा मैं तुम्हें बताने की। लेकिन जो चीजें तुम जानते हो, जैसे कैलकुलेशन, इक्वेशन इधर उधर करना, वो तो भैया तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये तुम खुद से नहीं कर पा रहे, ऐसे ही बच्चे होते हैं जो बाद में पेपर बोलते हैं सर लेंदी आ गया था। आता तो था सर क्या करना है, पर लेंदी आ गया था। मैं बोलता हूं क्यों लेंदी आया था? सर क्लास में कैलकुलेशन आप करते थे, हमें कभी आदत लगी ही नहीं कैलकुलेशन की, ठीक है भैया। कैलकुलेशन खुद से करना सीखो फटाफट, ठीक है भैया। स्पीड बनेगी तुम्हारी, तब जाके तुम बोलोगे कि सर पेपर लेंदी वेंदी नहीं था, हमारी कैलकुलेशन धीरे थी इसलिए हम नहीं कर पाए। अब हमारी कैलकुलेशन तेज हो गई है तो पेपर लेंदी नहीं लगा, 1 घंटे में खटाखट क्वेश्चन हमने करे हैं, ठीक है भैया। तब तुम ऐसे बोलोगे। तो ये चीज सबके सब याद रखना, ठीक है। इंटीग्रेशन वाला हमारा हो गया, और उसके बाद हमने अब कैपेसिटेंस भी निकाल लिया, और ये कैपेसिटेंस भी बच्चों आप सबको होनी चाहिए याद, एकदम खटाखट याद। 3 कैपेसिटेंस मैंने बच्चों आपको पढ़ाई है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटेंस, और कौन सी, और कौन सी, और मैंने आपको बताई है सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस, ओके। अब इसमें एक स्पेशल केस, एक छोटा सा प्यारा सा एक स्पेशल केस है जो मेरे को आपको बताना है, ओके। ये हमने मेन कैपेसिटेंस सारी कर ली है, अब हम आ जाते हैं इस पे, ठीक है बच्चों। तो इस पे ध्यान से देखो, हमने स्फेरिकल कैपेसिटेंस पढ़ा था, है ना। तो स्फेरिकल कैपेसिटेंस का एक बहुत ही छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा एक स्पेशल केस है, ठीक है, और वो है कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, कैपेसिटेंस ऑफ आइसोलेटेड स्फीयर, है ना भैया। अगर मैं खाली एक ही गोला बना दूं, हमने 2 गोले बनाए थे ना भैया, एक अंदर एक बाहर, एक का रेडियस स्मॉल है, एक का रेडियस बड़ा भी, है ना भाई। एक का रेडियस ए था और एक का रेडियस बी था। तो हमने 2 स्फीयर बनाए थे कंसेंट्रिक। अभी हमने इसको प्लस क्यू दे दिया। अब मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर आपने इसको प्लस क्यू दे दिया, हमें तो 2 कंडक्टर चाहिए जिसपे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज रखें। ऐसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? कैपेसिटर। अभी ये अकेला स्फीयर है, अकेला गोला है, इस पे हमने प्लस क्यू दे दिया, ये कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे हम इसकी? तो भैया इमेजिन करो कि दूसरा स्फीयर जो है जिसका रेडियस बी था, वो इन्फिनिटी पे चला गया भैया, जिस पे हमने माइनस क्यू चार्ज दिया था। इमेजिन करो कि दूसरा स्फीयर को जिसका रेडियस बी था, उसको हम फैलाते चले गए और दूर ले गए इन्फिनिटी पे। तो ये जो बी है ये टेंस टू इन्फिनिटी है, ओके। पर सर इन्फिनिटी पे तो पोटेंशियल 0 होता है, तो इसका मतलब क्या इस सरफेस का, यानी कि V माइनस जो पोटेंशियल है, क्या वो 0 है? हाँ भैया 0 है। देखो पीछे हमने निकाला था V माइनस का पोटेंशियल भैया 0 आया था। तो इसको मैं यहां रखूं या इन्फिनिटी पे भेज दूं, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना बच्चों। तो आइसोलेटेड स्फीयर का अगर पोटेंशियल निकालना है आपको, आइसोलेटेड स्फीयर का पोटेंशियल निकालना है, तो इस बारे में कंफ्यूज मत करना कि मैंने तुम्हें यह बताया था कि कैपेसिटेंस के लिए 2 कंडक्टर चाहिए, एक पे प्लस क्यू चार्ज, एक पे माइनस क्यू चार्ज। अब आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस निकालना है, ये एक ही गोला है जिसपे प्लस क्यू है, दूसरा कंडक्टर कहां गया जिसपे माइनस क्यू चार्ज रखना है? तो भैया इमेजिन करो कि जो दूसरा कंडक्टर था उसका तो पोटेंशियल 0 था, तो उसको बहुत दूर कर दिया इन्फिनिटी की तरफ। ये जो बी है ये इन्फिनिटी पे ले गए। अब इन्फिनिटी पे ये पोटेंशियल चले जाके इसका 0 भी हो जाएगा तो फर्क ही नहीं पड़ता, पहले से ही 0 था, है ना भाई।
तो हमने इसको बहुत दूर ले गए, इन्फिनिटी पे ले गए। तो बच्चों अब इसका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा भाई, वो था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी। अब मेरे को एक चीज बताओ, बी को तो हमने इन्फिनिटी कर दिया, तो ये 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए विच इज 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये आइसोलेटेड स्फीयर का कैपेसिटेंस हो गया। तभी मैंने तुमको ये वाली टर्म याद करने को कही थी, क्योंकि इसमें बी को इन्फिनिटी डालोगे तो सीधा 1 अपॉन बी यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ओके, तो आइसोलेटेड स्फीयर का जो कैपेसिटेंस होता है वो स्फेरिकल कैपेसिटेंस से ही निकल जाएगा, बी को इनफाइनाइट डालकर। बी को इनफाइनाइट डालने का मतलब क्या है कि हम दूसरे स्फीयर को कहां लेके चले गए, इन्फिनिटी पे। ओके, हम इसको बहुत दूर लेके चले गए, इन्फिनिटी पे लेके चले गए। तो अब अगर हम इसको इन्फिनिटी पे लेके चले जाएंगे तो उसका पोटेंशियल 0 हो जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले से ही 0 है ना भाई। हमारा कुछ थोड़ी ना बिगड़ा है, हमने तो इसका पोटेंशियल पहले भी निकाल के देखा था, जब पास था 0 ही आ रहा था। इन्फिनिटी पे ले जाओ अभी भी 0 ही है, तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है ना भाई। तो ये अपना हो गया स्फेरिकल कैपेसिटेंस आइसोलेटेड स्फीयर का। तो बच्चों हमने यहाँ पे 4 टाइप के पढ़ ली हैं चीजें। अब आपके लिए एक छोटा सा पर मोटा सा होमवर्क है, और वो होमवर्क क्या है, होमवर्क है ये वाला, ठीक है भैया। इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपको टाइम दे रहा हूं। जितना सिखाया है उसके साथ इसको एक बार करके देखिए। तो 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर्स हैं, इक्वल क्रॉस सेक्शन रेडियाई की ए, 2 वायर्स हैं, दोनों का रेडियस ए है और दोनों पैरेलल हैं ईच अदर इन एयर, डिस्टेंस उनके एक्सिस के बीच में बी है। तो हमें कैपेसिटेंस निकालनी है वायर्स की पर यूनिट लेंथ, अगर बी बहुत बड़ा है ए से, मतलब दोनों वायर्स को हमने बहुत दूर रख दिया, दोनों का रेडियस ए है लेकिन उनके एक्सिस के बीच की दूरी बी है। तो इसकी कैपेसिटेंस आपको एक बार निकाल के खुद से देखनी है, सारे स्टेप्स लगाकर, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे ही, एक बार और देख लेंगे कि स्टेप्स कैसे लगाते हैं रिवीजन के लिए, है ना भैया। हम सीखने वाले हैं, लर्निंग फेज में है। कोई क्वेश्चन अगर अभी नहीं होता है तो उसको बार बार प्रैक्टिस करनी है, ताकि ऐसे क्वेश्चन और हो जाए, उसमें डीमोटिवेट नहीं होना भैया, ठीक है ना। क्रिकेट की प्रैक्टिस में बार बार छक्के नहीं लग सकते, ठीक है, हमें छक्के मारने की प्रैक्टिस करनी है। लग गया बहुत बढ़िया बात है, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने मार पाओगे, लेकिन एक बार सीख के पहली बारी में छक्का मार देना भैया अच्छी बात है, अगर लग गया तो, नहीं लगा तो और प्रैक्टिस करो ना भैया, लगेगा बाद में जाकर, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो अगर ये नहीं होता है कोई बात नहीं, मैं हूं तुम्हारे साथ भैया, मैं हूं ना, ओके। लेकिन अगर ये नहीं होता है तो डीमोटिवेट नहीं होना, लर्निंग फेज में हो, इस चीज को मानो, एक्सेप्ट करो। बहुत सारी चीजें पहली बार में नहीं होती हैं, हो जाती हैं, बहुत बढ़िया, तुम बहुत ब्रिलियंट, ठीक है। मैं मुझसे खुद नहीं होती थी पहली बारी में काफी सारी चीजें, बहुत प्रैक्टिस करी है भैया मैंने, ऐसे ही मेरी रैंक जो है 581 नहीं है, ये ट्रिपली में भैया, बहुत प्रैक्टिस करी है हमने, ठीक है। बहुत सारी चीजें पहली बारी में नहीं हुई थी, अंदर से जोश चढ़ता था, गुस्सा चढ़ता था भैया, क्यों नहीं हुई, निराश नहीं बैठते थे कि डीमोटिवेट हो गए हम, ठीक है। बहुत गुस्सा चढ़ता था, बहुत प्रैक्टिस करी है, तब जाके यहां पहुंचे हैं भैया हम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट बच्चों ये हमारा एससीवी का होमवर्क है, ये रहे क्वेश्चंस, ओके, ये रहा उनका। तो आप इन क्वेश्चंस को अब आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक चीज है जो मैं आपको बताना भूल गया, बता ही देता हूं अब, कि बच्चों हमने कैपेसिटेंस कितनी पढ़ी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी पैरेलल प्लेट की, है ना भैया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमने कैपेसिटेंस कितनी पढ़ी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन ए माइनस 1 अपॉन बी स्फेरिकल कैपेसिटेंस की, ये स्फेरिकल कैपेसिटेंस है, ओके। और हमने कैपेसिटेंस पढ़ा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल ln b बाई ए, ये सिलिंड्रिकल कैपेसिटेंस की, ठीक है। तो आप सब यहां पे क्या चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर रहे हैं, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आप यहां पे नोट कर पा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहां पर, कि कैपेसिटेंस जो है
वो हमने पढ़ा Q अपॉन डेल्टा V, बट इट डज नॉट डिपेंड ऑन Q, क्योंकि अगर आप Q को डबल कर देंगे तो डेल्टा V भी तो डबल हो जाएगा, रेशियो सेम रहेगा। ये रेशियो पे डिपेंड करता है ना। ये तीनों कैपेसिटेंस सीखने के बाद मेरे को ये बताना था कि आपने तीनों कैपेसिटेंस में देखा कि ये एरिया पे डिपेंड कर रहा है, प्लेट्स की दूरी पे डिपेंड कर रहा है, उनके रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। देखो रेडियस पे, लेंथ पे, इन सब चीजों पे कैपेसिटेंस डिपेंड कर रही है। इसका मतलब इट डिपेंड्स ऑन स्ट्रक्चर, इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। कैपेसिटेंस जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है भैया? ज्योमेट्री पे, ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। क्यू पे डिपेंड नहीं करती, खाली क्यू पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि क्यू को डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डबल हो जाएगी तो उसका वर्क डन डबल हो जाएगा, तो डेल्टा वी भी डबल हो जाएगा, तो डेल्टा वी भी डबल हो गया तो कैपेसिटेंस तो वही रह जाएगी, है ना भैया। तो अगर डेल्टा वी को फिक्स कर देते हो कि डेल्टा वी चेंज नहीं कर रहे, ये चीज चेंज नहीं हो सकती, अब क्यू को डबल कर दोगे तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी फिर, है ना भैया। ये चीज है। तो अगर खाली क्यू को चेंज कर रहे हो तो डेल्टा वी तो अपने आप ही चेंज हो जाएगा, डेल्टा वी को फिक्स करके अगर क्यू को चेंज कर रहे हो तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। तो फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना कैपेसिटेंस की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था ये, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज पे डिपेंड करता है ना भैया। फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस वो चार्ज पर डिपेंड करता है। ये देखो साफ साफ मैंने लिखवाया था, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर सब बोलेंगे कि सर आपने तो ये बताया था कि कैपेसिटेंस तो ये होती है कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, तो क्यू को चेंज करूंगा तो कैपेसिटेंस चेंज हो जानी चाहिए। भाई साहब पूरा पढ़ो, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं करोगे और फिर क्यू को चेंज करोगे तो कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर आप खाली क्यू को चेंज कर रहे हो, डेल्टा वी को ध्यान नहीं दे रहे, तो डेल्टा वी अगर चेंज हो गया तो रेशियो सेम रहेगा, उतने प्रोपोर्शनली में वो चेंज होगा, ठीक है ना भैया। तो यहाँ पे सीधी सीधी बात है, ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, ये आपका एससीवी के एग्जांपल्स हो गए। ये चीज आपको याद रखनी है कि कैपेसिटेंस जो होती है वो क्यू बाई डेल्टा वी रेशियो पे डिपेंड करता है, खाली क्यू पे डिपेंड नहीं करता। और वो किस पे डिपेंड करता है? और ज्योमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। देखो ना भैया, एरिया, डिस्टेंस, रेडियसेस, लेंथ, इन सब चीजों पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। ओके, तो हमारा भैया हो गया, तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट क्लास में। ओके, मेहनत करते रहना, सबके सब प्रैक्टिस करते रहना। तुम्हारे हाथ में सिर्फ तुम्हारी मेहनत और प्रैक्टिस है, इसके अलावा सब बाकी का भगवान पे छोड़ो। ओके, खूब प्रैक्टिस करो, खूब मेहनत करो, मेरे से चीजें पूछो, मैं आप सबके साथ हूं पूरी जर्नी में, आप सबकी बहुत हेल्प करूंगा मैं, ठीक है भैया। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।